तो अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा वो एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर पी ऑर्बिटल्स के नंबर्स की बात पर करें तो आप ये जानते हैं कि आपके पास 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ के आ चुके होंगे। मैंने आपको बताया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2। तो अगर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो तो हमारे पास पी ऑर्बिटल में कितने नंबर है ऑर्बिटल्स के? 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो इन पी ऑर्बिटल? 6। समझ पाए? इसी वजह से जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें 6 ग्रुप रखे गए हैं। भाई 6 और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो पी ऑर्बिटल के अंदर, तो मैक्सिमम कितने ग्रुप्स को हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे? 6 ग्रुप्स को। पहला ग्रुप आपका होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आप इसको बोल सकते हो थर्ड ए ग्रुप। और रोमन अंक्स की हम बात करें, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप और 8 ए ग्रुप। समझ पाए? उसके बाद अगर हम इन 6 ग्रुप्स के हेड्स मेंबर्स की बात करें कि इनका हेड कौन है, तो अगर मैं थर्ड ए ग्रुप की बात करूं तो बोरॉन आपका हेड है। उसके बाद अगर मैं आगे कार्बन ग्रुप की बात करूं या फोर्थ ए ग्रुप की बात करूं तो कार्बन उसका हेड मेंबर है। और अगर मैं फिफ्थ ए ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रोजन उसका हेड मेंबर है। और अगर मैं 6 ए ग्रुप की बात करूं तो ऑक्सीजन उसका हेड मेंबर है। और अगर मैं 7th ए ग्रुप की बात करूं तो फ्लोरीन उसका हेड मेंबर है। और अगर हम बात करें 0 ग्रुप या 8 ग्रुप की तो आपको पता है कि उसका हीलियम क्या इसका हेड मेंबर है। समझ पाए? उसके बाद अब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, कुछ लाइनें पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की बातें बताएंगे। देखना लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इन पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? पी ऑर्बिटल के अंदर। आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं, द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इज 3। मैंने अभी तो बताया कि भाई जो आपका पी ऑर्बिटल है उसमें कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे? आप 3, 1, 2, 3। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो? 2। तो यहां पर 3 ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 6। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी वजह से आपके पी ब्लॉक के अंदर हम 6 ग्रुप पढ़ेंगे। समझ पाए? देखना तो आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है, 3 के बाद लिख रही है एंड देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड, जो इसमें आ सकते हैं इन द सेट ऑफ पी ऑर्बिटल इज 6। बिल्कुल वो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकती है। भाई 3 ऑर्बिटल तो हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 6। समझ पाए? उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 6 ग्रुप, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या? देयर आर 6 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल नंबरिंग फ्रॉम 13 to 18। भाई 6 ग्रुप है, कहां से लेके 13 से लेके 18 तक। उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम हेड द ग्रुप। ये क्या आपके ग्रुप के हेड है? देख सकते कैसे हेड है। एक मिनट देखना, आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं, उसको पहले ध्यान से देखना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी। तो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल। देखना जैसे कि हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, ये आपका थर्ड ए ग्रुप या 13, ये फोर्थ ए या 14, ये फिफ्थ ए या 15, ये 6 ए या 16, ये 7th ए या 17, ये 8 ए या इसको हम बोल सकते हैं 18th ग्रुप। तो अगर मैं हेड मेंबर्स की बात करूं तो बोरॉन इसका हेड मेंबर है, यहां पर कार्बन इसका हेड मेंबर है। और 5th ग्रुप का कौन हेड मेंबर है? नाइट्रोजन। 6 ग्रुप का कौन हेड मेंबर है? आपका ऑक्सीजन। 7th ग्रुप का फ्लोरीन और 8 ग्रुप का कौन है? हीलियम। ये तो मैंने आपको बताया। तो ये आपके हेड मेंबर, कहने का मतलब है जो आपकी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर हो, सबसे बड़ा मेंबर या आप बोल सकते हो जो सबसे पहला मेंबर होगा वो क्या कहलाएगा? आपका हेड कहलाएगा। अभी आपके मान लो पूरी फैमिली में सबसे बड़े अभी दादा हैं जो जिंदा हैं, तो वो आपकी फैमिली के हेड हो गए ना। ऐसे ही पहला मेंबर ऑफ किसी भी फैमिली का पहला मेंबर आपका क्या कहलाएगा? हेड ऑफ द फैमिली। समझ पाए? उसके बाद आगे, उसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी पे। देखना यहां तक हम पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम हेड द ग्रुप। ये क्या आपके ग्रुप्स के हेड है, अभी अभी मैंने आपको दिखाए। उसके बाद
देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इज NH2Np126। 126 का क्या मतलब है? देखो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और वो कहां से 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसीलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1NH2 और Np126। उसके बाद नेक्स्ट देखना NH2Np126, उसके बाद एक्सेप्ट फॉर हीलियम, हीलियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 या NH2 बोल दो आप, फर्स्ट पीरियड में तो मैंने बोल दिया 1s2। तो अगर मैं हीलियम को छोड़ दूं तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? NH2Np126। 126 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल कर सकते हो, समझ पाए? उसके बाद आगे फिर आपकी एनसीईआरटी लिखती है द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर। देखो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर मैं बात करूं इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको छोड़कर, या आप कह दो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर बाकी जितना भी अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा वो आपका क्या कहलाएगा? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल से, देखना। ये है आपका, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं सबका, जैसे ये है आपका 8A ग्रुप या 0 ग्रुप बोल दो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी सीख आए होंगे, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया भी है और साथ में आपका पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया है। तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं बोरोन फैमिली की, तो ये है आपका बोरोन फैमिली वाला, जैसे यहां पर देखना। तो ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडियम का, और थैलियम का ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा, जैसे यहां पर 3s2 3p1, तो नियोन लिखा है ना, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 1s2 2s2 2p6। तो 1s2 2s2 2p6 इसके लिए आपका हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या है? इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ पाए? या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 3d10 क्या? 3d10 इसके लिए गैलियम के लिए आपका 3d10 का इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि 4s2 4p1 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप ये कह सकते हो कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा वो सबका सब क्या कहलाएगा? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ पाए? जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर 4s2 4p2 4s2, यहां एक थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। जैसे यहां देखना, इसके केस में ये मैंने लिया, ये आपका हीलियम का है, तो ये 1s2 है, इसका नियोन का मैंने लिया। तो आपको पता है कि वैलेंस सेल कौन सी है? जो सबसे बड़ी सेल होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 2s2 2p6 क्या है? इसकी वैलेंस सेल है, तो ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और 1s2 क्या है? इसका इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहां देखें, अगर मैं ऑर्गन के केस में बात करूं तो 3s2 3p6, ये 3s2 3p6 क्या बताइए? 3s2 3p6 आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इसका अंदर वाला 1s2 2s2 2p6 ये क्या? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोला जाता है और आउटर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, समझ पाए? आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कह दो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर बाकी जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो क्या कहलाएगा? आपका इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ पाए? अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पर। देखना, तो आपकी एनसीईआरटी लिख रही है देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 Np126, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 तक आप फिल कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी उसके बाद। द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर। देखो डिफर कैसे करती है, वो सिंपल सी बात है, डिफर तो करेंगे ही ना, अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तो जो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हर सबका अलग अलग होगा, समझ पाए? थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा अभी आगे। द डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ एलिमेंट, ये जो डिफरेंस आ रहा है
द डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ एलिमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि जो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस तो होगा, जाहिर सी बात है, वो सिंपल सी बात है कि सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो पी ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा NH2 NP1 to 6। समझ पाए? यह कहने का मतलब हर ग्रुप में अगर मैं बात करूं, बोरोन की मैं बात कर लूं, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1। ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लूं तो केवल पीरियड चेंज होगा, लेकिन होगा क्या? NH2 NP1। वट जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो डिफरेंट हो जाएगा ना, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। समझ पाए? तो आपकी केमिस्ट्री लिख रही है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी लिख रही है कि the difference in inner core of element greatly influences their physical properties such as atomic and ionic radii। अभी हम आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे etc। इसके अलावा भी और as well as chemical properties, और जो chemical properties है उनको भी मतलब डिफर करती है किसकी वजह से? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि रिएक्शंस का होना, मतलब कौन सा कंपाउंड्स किसके साथ मिलकर किस तरह की रिएक्शन दे रहा है, ये भी किस बात पर डिपेंड करेगा? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। समझ पाए? देखो आउटर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर तो डिपेंड करती हैं चीजें, लेकिन हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमारा इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है या कुछ प्रॉपर्टी को यहां पर डिफरेंट करेगा। देखना उसके बाद लिखा हुआ है consequently a lot of variation in properties of element in a group और p block is observed। बहुत सारी ऑब्जर्व किया गया, क्या क्या अभी देखते हैं। द मैक्सिमम, पहली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखना, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by the p block element is equal to the total number of valence इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो जानते ही हैं, वही वो इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही होगा। या आप कह सकते हो कि जिस ग्रुप में उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही होगा। जैसे मैं बोरॉन फैमिली की बात कर लूं तो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NH2 NP1। तो बताइए NH2 NP1, तो NH2 s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन फैमिली के केस में 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो बताइए बोरॉन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। समझ पाए? अब मिनिमम कुछ भी हो सकता है, और भैया मिनिमम तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। समझ पाए कि नहीं? उसके बाद यही आपका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यही कहलाता ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज पूरे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है ना, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। एक टेबल से मैं आपको समझा रहा हूं, अभी देखना जब लिखा हुआ है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by the p block element is equal to the total number of valence electron, that is the sum of the s and p electrons। मतलब किसका सम? जितने इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट हैं और जितने इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट हैं उन सबका सम क्या कहलाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए दिखाते हैं। देखिए दिखाने से पहले एक बात और आप पढ़ लेते हैं। पहले मैं दिखा रहा हूं आपको एक टेबल जो एनसीईआरटी ने बनाई है, एक बात और पढ़ ले क्लियरली, इससे ये बात तो बिल्कुल साफ होती है क्या? द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, बिल्कुल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टूवर्ड द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखना बोरॉन फैमिली के बाद कौन आता? कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NH2 NP2। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही तो होगा। तो बताइए कितने
फिर हम बात करें अगर नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, NH2 NP3। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली के केस में कितनी हो गई 5। समझ पाए? इसका मतलब है कि अगर बोरोन 2 हैलोजन या इसके बाद जीरो ग्रुप अगर आप मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी। समझ पाए कि नहीं? तो ये एनसीईआरटी आपकी लिख रही है। मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं अब एक टेबल से। देखना, ये टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है। देखना यहां पर, समझना टेबल को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका 13th ग्रुप, या इसको थर्ड ग्रुप बोल सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, NH2 NP1, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल है इसमें, 1 ऑर्बिटल p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। और बताइए इसका अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन फैमिली के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +3, या इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पाए? ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये। उसके बाद कार्बन फैमिली में आप आइए, कार्बन फैमिली ये आपने देखना 14th फैमिली है ना ये, या 4th A ग्रुप NH2 NP2। तो बताइए s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और p ऑर्बिटल में 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4। तो बताइए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +5। यही तो मैंने बताया है कि n और s ऑर्बिटल का जो सम होगा वो किसी भी ग्रुप के लिए उस ग्रुप्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बोला जाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहां पर फिर एनसीईआरटी ने आपके लिखा है कि अगर आप राइट टू मूव करेंगे, मतलब राइट मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे पी ब्लॉक में, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जाएगी। सर क्यों बढ़ रही है, रीजन तो बताइए। तो रीजन ये है कि राइट टू मूव करने पर हो क्या रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब s और p। s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने की वजह से होगा क्या, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन p ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी, जैसा कि एनसीईआरटी ने अपनी टेबल में इंक्लूड भी किया है। देखना +2 राइट में गए, +3 से राइट में गए, +4 +5, उसके बाद +6 +7 +8। इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन p ब्लॉक कितनी हो सकती है +8। समझ पाए? ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं टेबल से? भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही आपका क्या होगा, उतना ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। उसके बाद हम दोबारा से चलते हैं अपनी, उसके बाद देखना लिखा है क्लियरली, इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टूवर्ड द राइट। बिल्कुल मैं दिखाना, राइट में जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। द पीरियोडिक टेबल इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, हम क्या कहलाता है ये, एडिशन टू दिस सो कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या कहलाएगी आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो इसके अलावा भी, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। सो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, विच नॉर्मली बट नॉट नेसेसरली। भाई वो जनरली तो नॉर्मली तो शो करती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी हो, मतलब ऐसा नहीं है। प्लस बोरोन फैमिली की मैं बात करूं तो बोरोन फैमिली की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी नेसेसरी है, मतलब जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी बोरोन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट वो जरूरी नहीं है कि शो करे ही। वो डिपेंड करता है कंपाउंड्स के कंपोजिशंस पर, या कंपाउंड्स किस तरह का, बोरोन किस तरह का कंपाउंड बना रहा है। समझ पाए? तो एनसीईआरटी यही लिखती है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है
एलिमेंट्स ऑफ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी नॉर्मली, मतलब नॉर्मली तो शो करता है, करते हैं, व्हाट नॉट नेसेसरली, वो जरूरी नहीं है कि शो ही करे, जबरदस्ती नहीं है। डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ डिफर, मतलब जो आपकी नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफर करती है फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उस ग्रुप में कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वाई यूनिट ऑफ 2, उससे कितना यूनिट ऑफ 2 कम। ये सर क्या मतलब क्या बात है, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इनर पेयर इफेक्ट, बिल्कुल इनर पेयर इफेक्ट की बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे 2 यूनिट्स कम ऑक्सीडेशन स्टेट से होगी हर ग्रुप के केस में। कैसे से होगी, क्या वजह, मैं बताने वाला हूं आपको। उसके बाद द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट आर शोन इन टेबल, तो टेबल में 11.1 टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार मैं दिखा चुका हूं। पहले हम इस लाइंस को पढ़ लें फिर हम चलते हैं। इन बोरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज, मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 फैमिली की बात कर रही है एनसीईआरटी आपकी। कौन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन आपकी नाइट्रोजन और बोरॉन फैमिलीज। द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैं कह दूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट। कहने का मतलब है कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइटर का मतलब है जो ऊपर एलिमेंट्स रखे गए हैं किसी ग्रुप में, वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी। सर क्यों का रीजन अभी मेरे पास है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। पहले आप थोड़ी सी लाइंस और पढ़ लें, इस लाइंस को हम दोबारा पढ़ेंगे वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद, लेकिन एक बार हम ब्रेन में डाल लें कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, समझ पाए। तो लिखा हुआ है इन बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट इन द ग्रुप। हाउएवर, हालांकि द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन, मतलब जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट कम, या 2 यूनिट कम का मतलब है कि बोरोन मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 3, तो 2 यूनिट कम का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, समझ पाए। तो यही बात कर रहे हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल, मतलब जो लोअर एलिमेंट हैं आपके वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे। सर क्यों, तो क्यों का रीजन तो मैं अभी दूंगा आपको, पहले 1-2 लाइन और पढ़ लेते हैं। स्टेट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट या लोअर एलिमेंट जो नीचे रखे गए। भाई नीचे जाने पर साइज बढ़ता है ना, तो हैवियर हो गए ना वो एलिमेंट। उसके बाद एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये हर ग्रुप की बात है। किस किस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 ग्रुप। सर बाकी ग्रुप क्यों छोड़ दिए, तो रीजन बताऊंगा अभी क्या है। उसके बाद द अक्रेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन, मतलब ये जो 2 यूनिट लेस देन जो ऑक्सीडेशन स्टेट का पाया जाना है, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर समटाइम एट्रीब्यूटेड टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आपको अब पढ़ाऊंगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट से आपको ये जो 4-5 लाइनें लास्ट में लिखी हुई है इस पैराग्राफ की, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात को समझना, देखो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उससे पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट आना चाहिए और आपका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए, जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं, समझ पाए। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक कम से कम थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा यहां पर दोबारा से बताऊंगा, समझ पाए। तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। जैसे कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है शेल्डिंग इफेक्ट। जैसा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहां आपको बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा जो मेमोरी है वो वापस आ जाए, समझ पाए। फिर भी आप स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ पाओगे। चलिए देखते हैं। देखिए इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट पढ़ने से पहले हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे। मैंने आपको एक
आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं। एक्चुअली ये लिखा क्या, देखो लिखा है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता, आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल के अंदर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद लिखा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के भी बारे में लिखा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by the p block element is equal to the टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे s और p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वही उस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, या उसी को बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पाए। उसके बाद the sum of the s and p electron, this is called group oxidation state। ये क्या कहलाता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक और तरीका है जो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, लिखा हुआ है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस के 10। जैसे ग्रुप नंबर, जैसे हम बात कर लें बोरॉन फैमिली की, तो ये बोरॉन फैमिली कौन सा ग्रुप है आपका, 13 ना 13। तो आपको इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो क्या करो, ग्रुप नंबर कितना, 13 माइनस के 10 कितना आया, 3 क्या है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बोरॉन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप। इसका आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या करोगे, 14 माइनस के 10 कितना आया, 4। ये 4 क्या है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पाए। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 5th ग्रुप के लिए, और ऐसे ही निकाल सकते हो 7th ग्रुप के लिए, 6th ग्रुप के लिए। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बताया था कि क्यों इंक्रीज करती, रीजन क्या था उसका, रीजन ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। देखो बात समझना, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब बहुत सिंपल सा है। जैसा कि आप अपने घरों में भी आपने देखा होगा कि छतों पे शिल्डिंग कर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द सनलाइट, ताकि सनलाइट आपकी उसको पार ना कर सके। एटम्स में एक्चुअली हम इसको कैसे समझेंगे, तो बात को समझना। जैसे मान लो मैं आपके लिए एक टीचर हूं, और अगर मैं आपके गांव में जाता हूं, आपके गांव में 100 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और मैं आपके गांव में गया, तो होगा क्या, जैसे मैं आपके गांव में पहुंचा, आपको खबर लगी कि मुस्तकीम सर आ चुके हैं गांव के अंदर, तो होगा क्या, पहले मान लो 2 लड़के मुझसे मिलने के लिए आए, तो होगा क्या, जिससे एक लड़का पहले निकल के आया तो वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, मतलब मुझसे केवल 1 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो है वो 3 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए जो मेरे ज्यादा पास होगा उससे मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना, मतलब उससे मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। जो 3 मीटर की दूरी पर है उससे अट्रैक्शन कम होगा। उसके बाद जो लड़का 3 मीटर की दूरी पर है, या मान लो थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा लो, 10 मीटर की दूरी पर है वो, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा लड़का आया जो मेरे 3 मीटर की जो मतलब तीसरा लड़का आया वो भी मेरे करीब आ गया, तो मेरा उन दोनों से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। समझ पाए। आपसे अट्रैक्शन, अब 2 लोग आ गए ना, तो मैं 2 लोगों से बात करूंगा, 2 स्टूडेंट से बात करूंगा, और जो बच्चा मुझसे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, मैं अभी भी मेरा इंटरेक्शन उससे और भी कम हो जाएगा, बिकॉज अब दो स्टूडेंट्स मुझे बात करने के लिए मिल चुके हैं जो मेरे पास में खड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट आया, वो भी मेरे पास आ गया। तो अब जब 3 स्टूडेंट हो गए, तो मेरा जो इंटरेक्शन है, मेरा जो अट्रैक्शन है, वो जो 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ स्टूडेंट से उससे और कम हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस हूं, जैसे जैसे मेरे चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे, स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आउटर सेल में खड़ा हुआ है, मतलब जो बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है 10 मीटर की दूरी पर, उसको मान लो कि वो आउटर सेल में खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस पर मेरा अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। समझ पाए कि नहीं। कहने का मतलब है जैसे जैसे इनर सेल, जो मेरी 1 मीटर की दूरी पर जो सेल है वो इनर सेल मान लो, और जो 10 मीटर की दूरी पर जो लड़का खड़ा था, जो स्टूडेंट्स खड़ा था, वो क्या आपका, वो आउटर सेल है। तो आउटर सेल में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनर सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब इनर सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा इंट्रैक्शन, या आप डायरेक्टली बोलो मेरा अट्रैक्शन, बिकॉज मैं न्यूक्लियस हूं, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं उनको क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। समझ पाए।
तो मेरा अट्रैक्शन उन पे बढ़ता जा रहा है। अब मान लो 10 स्टूडेंट्स आपके इनर सेल में आ गए और 2 स्टूडेंट आउटर सेल में आ गए, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है आपके इनर सेल में, उन पे मेरा अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है ना, अभी भी अट्रैक्शन तो बढ़ता जा रहा है ना। और हुआ क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उन पे अब मेरा जो अट्रैक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन पर है। जो आउटर सेल में खड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन पे मेरा अट्रैक्शन और भी कम हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। ऐसे में कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए एटम्स न्यूक्लियस के लिए। समझ पाए? कहने का मतलब है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इनर सेल के अंदर, आउटर सेल पर अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते जाएंगे न्यूक्लियस के। समझ पाए कि नहीं? ऐसा ही होता है कुछ एटम में, यही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। देखो सुनो, पहले मुझे एक लोग स्क्रीन कर रहा था, एक स्टूडेंट मुझे स्क्रीन कर रहा था, तो जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन था, जो आउटर सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था उस पर मेरा अट्रैक्शन थोड़ा बहुत था, लेकिन जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरा अट्रैक्शन क्या हुआ, अब जो आउटर सेल में खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उन पे कम हो गया ना अट्रैक्शन। बिकॉज हुआ क्या, अट्रैक्शन कम क्यों हुआ भाई, मुझे ज्यादा लोगों ने सील्ड कर लिया ना। समझ पाए? तो मुझे ज्यादा लोगों ने सील्ड कर लिया चारों तरफ से, अब मैं जो बाहर खड़ा हुआ स्टूडेंट है उस पर कम ध्यान दे पाऊंगा। समझ पाए? बहुत सिंपल सी बात है। आप एक और एनालॉजी समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई शाहरुख खान आ गया, बड़ा सेलिब्रिटी है, और आपको पता चला, तो जो उसके चारों तरफ जैसे पता चलेगा शाहरुख खान आया है गांव के अंदर, तो चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और आप बाद में आए, तो आप आउटर सेल है ना, आप तो बहुत बाहर खड़े हुए हैं, तो क्या आपका अट्रैक्शन शाहरुख पे होगा? नहीं ना। या शाहरुख क्या आपसे बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतनी ज्यादा सील्ड है वो चारों तरफ से कि उसका अट्रैक्शन आप पर है ही नहीं। आप तो उससे बहुत दूर है, 10 मीटर की दूरी पर है। समझ पाए ना? यही आपका स्क्रीन कर लिया। इसका मतलब है, अब सुनना काम की बात केमिस्ट्री की, कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं। वो सिंपल सी बात है। वो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करती है। यही कहलाता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज इस इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को सील किया, किससे? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। समझ पाए? तो अब आप सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ चुके होंगे। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, वह फिर एक बार फिर बता दिया अच्छे से। उसके बाद यहां देखना, अब हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। तो लिखा हुआ था फिनोमिना विच अकर व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाता है ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने बताया कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो जाएगा कम, और यही प्रोसेस कहलाता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद अब देखो, ये आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन, और आपका न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहला फोर्स भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन यहां देख लें आप, मान लो ये आपकी आउटर सेल है, ये बाहर वाली सेल मैंने आउटर सेल ली, और ये अंदर वाली सेल आपकी क्या, इनर सेल है। समझ पाए? ये आउटर सेल है और ये इनर सेल है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर, और इनर सेल के अंदर आपके मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये पूरे इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल है वो नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, बट इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन भी तो लग रहा होगा। समझ पाए कि नहीं? यही तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने दे रहे, ये तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आउटर सेल पर जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आपके 2 तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पहला अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस, दूसरा रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। समझ पाए? तो यही बात लिखी हुई है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल या वैलेंस सेल एक्सपीरियंस 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू न्यूक्लियस,
और रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इट मींस इनर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इट मींस इनर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इनर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को, किससे? न्यूक्लियस से। उसके बाद हम बढ़ते आगे। उसके बाद देखना इंपोर्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच इनर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? तो लिखा हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इनर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे आप पढ़ते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो अब इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, इन ऑर्बिटल्स के टाइप पर डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे आपका अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के, अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस को उतना अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। भाई मान लो मेरे चारों तरफ बिल्कुल मेरी बॉडी से सट के बिल्कुल आसपास स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, तो होगा क्या? अगर बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं तो मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं और जो स्टूडेंट थे वो 2 किलोमीटर दूरी पर खड़े हुए हैं, तो क्या कोई प्रोटेक्शन मुझे मिला स्टूडेंट से? नहीं। तो वो जितने ज्यादा मेरे करीब होंगे उतना ज्यादा प्रोटेक्शन वो मुझे देंगे। तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा करीब होगा वो ऑर्बिटल उस न्यूक्लियस को उतना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। किससे? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। समझ पाए? इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट किस बात पर डिपेंड करता? द टाइप ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इनर सेल्स। उसके बाद देखना स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच इनर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डिस्टेंस किससे? न्यूक्लियस से। जितना करीब होगा उतना अच्छा प्रोटेक्शन होगा, जितना दूर होगा ऑर्बिटल न्यूक्लियस से उतना खराब प्रोटेक्शन होगा। इसका मतलब अगर जितना करीब होगा प्रोटेक्शन उतना अच्छा, तो अट्रैक्शन उतना कम। समझ पाए भाई? जितना अच्छा प्रोटेक्शन होगा न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पर अट्रैक्शन हो जाएगा उतना कम। और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव कम, बिकॉज जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। मैंने बताया तो पीरियोडिक टेबल में। समझ पाए? तो देखना लिखा हुआ है इनर ऑर्बिटल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना कम होगा, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम होगा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर सेल ऑर्बिटल उतना ज्यादा होगा। भाई अट्रैक्शन जितना, वो सिंपल सी बात है, स्क्रीनिंग जितनी कम होगी उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पर उतना ज्यादा होगा। भाई मान लो ऐसा मान लो शाहरुख खान के चारों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घेरा है, तो क्या उन पे शाहरुख खान का कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा? क्या नहीं होगा ना। समझ पाए कि नहीं? मतलब क्या 1 किलोमीटर की दूरी पर जाके उसको अच्छे से शेल्ड करेंगे? नहीं करेंगे ना। शेल्डिंग तो तब अच्छी होगी जब बिल्कुल शाहरुख खान के पास में एक घेरा बना होगा। समझ पाए कि नहीं? तो यही बात है, स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना कम होगा, स्क्रीनिंग जितनी पुअर होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अट्रैक्शन किसकी बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल पर। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का। तो लिखा हुआ है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इनर ऑर्बिटल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितनी कम होगी, जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इनर ऑर्बिटल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितनी कम होगी न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग उतनी ज्यादा होगी। वही ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा उसको स्क्रीन करेगा, और जितना ज्यादा स्क्रीनिंग पावर होगी अट्रैक्शन उतना कम। तो लिखा हुआ है एंड स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर सेल उतना कम होगा। समझ पाए कि नहीं? उसके बाद क्योंकि ऑर्बिटल जितना करीब होगा न्यूक्लियस को उतना अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल मैंने आपको लिखा हुआ भोजपुरी भाषा में, आसानी से समझ लोगे। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि ऑर्बिटल जितना करीब होगा न्यूक्लियस को उतना अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने एक एटम्स बनाया हुआ है, तो देखना एटम के सबसे करीब कौन है? एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, और देन सबसे दूर कौन है? एफ ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस से फार अवे कौन है? एफ ऑर्बिटल। और सबसे करीब कौन है? एस ऑर्बिटल। तो बताओ न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कौन सा ऑर्बिटल करेगा? एस ऑर्बिटल। और सबसे
पुअर प्रोटेक्शन कौन करेगा? एफ ऑर्बिटल। जो जितना करीब होगा वो उतना अच्छा प्रोटेक्शन देगा न्यूक्लियस को। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, सबसे ज्यादा सबसे कम डिस्टेंस पर कौन है? एस ऑर्बिटल, देन पी, देन डी, देन एफ। तो लिखा हुआ है कि एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है और एफ न्यूक्लियस से सबसे दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। लिखा सिंस एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा शील्ड करेगा। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, सिंस एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा शील्ड करेगा। दैट इज एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड मोस्ट इफेक्टिव शील्डिंग। तो सबसे अच्छी शील्डिंग कौन प्रोवाइड करेगा एट न्यूक्लियस को? एस ऑर्बिटल। ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस मैंने ऊपर भी बताया और यहां भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते आगे। लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग। भाई स्क्रीनिंग बढ़ गई, अगर स्क्रीनिंग बढ़ी तो आप बताओ तो अट्रैक्शन कम हो गया ना आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर, वो अट्रैक्शन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव कम, बिकॉज जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो गया तो जेड इफेक्टिव तो कम होगा ना। तो ये लिखा हुआ है ऑन स्क्रीनिंग, ऑन इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग बढ़ी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे? आपके डिक्रीज कर जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे डिक्रीज। फिर लिखा ऑन डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग, अगर स्क्रीनिंग कम हो गई तो होगा क्या? अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, बिकॉज जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन फोर्सेस को। समझ पाए ना इतनी बात? उसके बाद आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने से पहले मैंने आपको अभी अभी सिखाया स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा एक और कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए वो है जेड इफेक्टिव। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव अच्छे से आते हैं तभी आप इनर्ट पेयर इफेक्ट कंसेप्ट पे अपनी पकड़ अच्छी कर पाओगे। इसका मतलब कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सीखने से पहले जेड इफेक्टिव आना चाहिए और क्या आना चाहिए? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आना चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। जेड इफेक्टिव आप कहां सीख के आए होंगे? जेड इफेक्टिव से मेरा मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आपने कहां सीखा? पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए तभी आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पर अपनी पकड़ अच्छी कर पाओगे। समझ पाए? अब देखना इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सीख लें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका कहां वैलिड है, कौन कौन से ग्रुप में लगता है। तो देखना जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो वैलिड है बोरोन फैमिली से लेकर नाइट्रोजन फैमिली तक। सर नाइट्रोजन फैमिली तक का मतलब है कि बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, इन तीन ग्रुप के अंदर ही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट वैलिड है। सर आने वाले ग्रुप जैसे ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस में आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्यों वैलिड नहीं है? तो अगर मैं बात करूं तो इनके जो लोअर मेंबर हैं, मतलब जो हैवियर मेंबर आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस के, वो नेचर में कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। और अगर वो रेडियो एक्टिव हैं तो हाईली रिएक्टिव हैं। इसका मतलब उनके ऊपर हम स्टडी नहीं करेंगे अभी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम अलग से ही स्टडी करते हैं, अलग से ही उनको पढ़ेंगे। समझ पाए? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। चलिए देखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क ओनली फ्रॉम दी बोरोन फैमिली टू दी नाइट्रोजन फैमिली। केवल कहां से कहां तक? बोरोन फैमिली टू दी नाइट्रोजन फैमिली। मतलब इन तीन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका काम करेगा। सर ऑक्सीजन फैमिली में क्यों नहीं काम करेगा? तो देखना बेटा, मैंने अभी आपको बताया यहां पर होगा क्या? ऑक्सीजन फैमिली में जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, लोअर एलिमेंट, ये कैसे रेडियो एक्टिव है और इनकी स्टडी हम अलग से ही पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ पाए? तो लिखा हुआ है From 5th to 6th period element there are 14 lanthanide element present। अगर हम 5th पीरियड टू 6th पीरियड की बात करें तो 6th पीरियड में हमारे 14 लैंथेनाइड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो अगर ये 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स का मतलब है, यहां देखना ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये आपका 6th पीरियड। तो 6th पीरियड में कौन प्रेजेंट है? लैंथेनाइड्स एलिमेंट। और लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ये कितने होते हैं नंबर में? 14। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, यहां तक कितने? 14 लैंथेनाइड एलिमेंट हैं। तो अगर
हमें यहां तक पहुंचना है। कहने का मतलब है मेरा कि अगर मुझे पहुंचना है थैलियम तक तो बीच में कितने एलिमेंट पड़ेंगे, 14 लैंथेनाइड एलिमेंट बीच में पड़ेंगे। भाई ये 6 पीरियड है ना, मुझे कहां पहुंचना है, थैलियम पर, तो बीच में कितने एलिमेंट है, थैलियम, लेड और बिस्मथ तक मुझे पहुंचना है। तो बीच में आपके कितने लैंथेनाइड एलिमेंट्स पड़ेंगे, 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स। और ये आप जानते हैं, मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको सिखाया है कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, एब सबसेल के अंदर। और अगर एब सबसेल के अंदर एंटर करेगा तो हो गया पूरा खेल। देखो क्या खेल हुआ, हम बात कर रहे हैं एक एटम की, तो ये आपका एटम है, ये सेल फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये इस तरह से आप बोल सकते हो, ये आपका एस, ये पी, ये डी, और एक और मैंने बना लिया ये आपका एफ। तो हुआ क्या, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया था सबसे अच्छी स्क्रीनिंग, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियस को सील्ड कौन करेगा, एस ऑर्बिटल, देन पी, देन डी, देन एफ। तो इसकी डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है ना न्यूक्लियस से, और अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, इनर सेल की डिस्टेंस, कहने का मतलब है हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ये तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा ना, बिकॉज आउटर क्या NH2 NP 1 to 6 1 to 6 किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, समझ पाए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो आपकी एब सबसेल है वो इनर सेल मानी जाएगी, इनर कोर में काउंट होगा। तो इनर सेल की डिस्टेंस क्या है, दूर हो गई ना, तो बताइए स्क्रीनिंग पावर क्या हो गई आपकी, पुअर। तो थैलियम तक आते आते 6 पीरियड एलिमेंट के लिए थैलियम, लेड और बिस्मथ तक आते आते आपकी स्क्रीनिंग कैसी हो गई, पुअर। अच्छा बताइए स्क्रीनिंग अगर पुअर हो गई तो स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से आप मुझे बताइए, स्क्रीनिंग पुअर तो अट्रैक्शन ज्यादा। भाई स्क्रीनिंग पुअर हो गई यहां पर, तो जो आउटर मोस्ट सेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ इसका मतलब है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करा, बिकॉज जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पर अट्रैक्शन बढ़ गया, और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव के बढ़ने से फायदा क्या होगा वो आपको सीखना पड़ेगा अभी आगे, पहले इतना हम पढ़ लेते हैं। देखना लिखा हुआ है फ्रॉम 5th to 6th period element there are 14 lanthanide element present in which, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एब सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, एब सबसेल में। भाई लैंथेनाइड में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एब सबसेल में एंटर करता है कि नहीं करता है, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन एब सबसेल में एंटर करने की वजह से थैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज आपका स्क्रीनिंग हो गई पुअर, बिकॉज जो आपका इनर सेल कोर है पी ब्लॉक के लिए वो क्या चला गया, दूर हो गया ना न्यूक्लियस से, तो स्क्रीनिंग हो गई पुअर। न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग पुअर तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन हो जाएगा न्यूक्लियस का ज्यादा, समझ पाए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एब सबसेल, एंड जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ थैलियम अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और सर अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने की वजह से क्या फायदा हुआ, तो अब यही आपको बेटा सीखना है कि अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने की वजह से क्या फायदा हुआ। एक नीचे बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 बिकॉज ग्रुप 15 द मेंबर ऑफ 5th and 6th पीरियड एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। 15 के बाद में क्या 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो कैसे, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव में हम रेडियो एक्टिव की हम स्टडी ही अलग से करेंगे, समझ पाए। तो ये बात थी अट्रैक्शन, आप थोड़ा सा आपने स्क्रीनिंग पावर पढ़ा अट्रैक्शन के बारे में। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखना लिखा हुआ है इन पी ब्लॉक एलिमेंट, अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक। तो लिखा हुआ है in p block element when we move down the group from 5th period to 6th period element there are exist 14 lanthanide element। कितने lanthanide element exist करते हैं, 14। मैंने अभी तो आपको दिखाएं, in which the last electron enter in ab subcell। अभी मैंने आपको बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है लैंथेनाइड्स में, एब सबसेल में, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग प्रोवाइडेड बाय एब सबसेल। और ये आपको पता है कि सबसे पुअर शेल्डिंग कौन प्रोवाइड कराता है, एब सबसेल। और सबसे अच्छी शेल्डिंग कौन प्रोवाइड कराता है, एस ऑर्बिटल, समझ पाए। और सबसे पुअर
शील्डिंग कौन प्रोवाइड करेगा? एफ ऑर्बिटल। समझ पाए? तो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड बाय द एफ ऑर्बिटल द इंक्रीज जेड इफेक्टिव अप्लाई मोर अट्रैक्शन ऑन एन एनएस इलेक्ट्रॉन। ऑन एन एनएस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखना, पीरियोडिक अगर आप पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NH2 Np126, यही तो है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो देखना, अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो एक बात मेरी समझना, ये आपका हुआ क्या, ये मैंने आपकी सेल बना ली और यहां पर ये सेल है आपकी NH2 Np6 Np126 है, यहां पर देखना तो होगा क्या, ये मान लीजिए एफ है, ये आपकी क्या है? एफ है यहां पर, तो होगा क्या, अब ये एफ सब सेल पुअर स्क्रीनिंग है ना इसकी, तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पर हुआ क्या? अट्रैक्शन बढ़ गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया ना पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। तो अगर जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज किया तो अब जो इलेक्ट्रॉन ये आप आसानी से रिमूव कर सकते थे, वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो गया इन एनएस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा। भाई अगर मैं अगर मैं इस पर्टिकुलर इस इंडिविजुअल सेल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल ज्यादा करीब होगा ना न्यूक्लियस के, तो बताइए किस पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ? एस ऑर्बिटल पर। तो अट्रैक्शन की वजह से अब इन एस ऑर्बिटल्स को निकालना होगा मुश्किल। अगर इन एस ऑर्बिटल को निकालना मुश्किल होगा, इसका मतलब है कि पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो आप NH2 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल सकते थे उनको निकालने में डिफिकल्टी आएगी। तो यही लिखा हुआ है, देखना यहां पर लिखा हुआ है ऑन एन NS इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डिक्रीज। भाई जो आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल के केमिकल प्रॉपर्टी शो करा सकते थे या प्रॉपर्टीज शो करा सकते थे, वो मोर अट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या, वो NH2 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा डिफिकल्ट। तो अगर NH2 इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब है कि NH2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रॉपर्टी में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो केवल आप, अगर ये बोरोन फैमिली है तो मैं यहां लिख सकता हूं बोरोन फैमिली के लिए कि केवल NH2 Np1 लिख सकता हूं ना, NH2 Np1। तो बोरोन फैमिली के लिए अगर हम बात करें तो 6 पीरियड मेंबर्स की, जो 6 पीरियड के एलिमेंट हैं, उनका आप NH2 वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज NH2 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग। समझ पाए? तो ये लिखा हुआ है यहां पर, देखना NS इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन को आप निकाल ही नहीं सकते, तो क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? इनकी पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है आपका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोला गया, तो बहुत सिंपल सी बात है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, दो इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल सकते थे, भाई बोरोन है, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया बोरोन आपका और ये मैंने ले लिया थैलियम, तो यहां पर क्या, यहां पर बोरोन के केस में क्या आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है? क्या 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं, थैलियम के बीच में आ रहे हैं। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np1, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो बोरोन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? मैक्सिमम +3। लेकिन थैलियम के केस में हुआ क्या, NH2 Np1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो होगा क्या, अब ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या आप एफ सबसेल बीच में आने की वजह से स्क्रीनिंग हो गई पुअर, और स्क्रीनिंग अगर पुअर हो गई तो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए, NS इलेक्ट्रॉन पर आपके अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए। तो अब न्यूक्लियस इस NS इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालने नहीं देगा, बिकॉज न्यूक्लियस का इस NS इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। समझ पाए कि नहीं? तो NH2 Np1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकते हो? थैलियम के केस में केवल एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर सकते हो, ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो NH2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इसको एक पेयर बोल सकता हूं, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से इनर्ट हो गए। जो पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे वो
एफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या एफ सबसेल की वजह से या आप ये कह दो बीच में 14 एलिमेंट आने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इनर्ट हो गए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए कि नहीं? तो यही लिखा हुआ है यहां पर इंपोर्टेंट। जो 2 NS इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे वो NS इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज NS इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अभी तो मैंने दिखाया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन NS इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज स्क्रीनिंग पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से NS इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होते। समझ पाए कि नहीं? यही आपका कहलाता है स्क्रीनिंग, यही आपका कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है, ये बोरॉन फैमिली एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3rd ग्रुप, 4th और 5th ग्रुप। तो यहां देखना ये आपका 6 पीरियड है ना, तो बताइए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है। तो वो किसके लिए वैलिड है? थैलियम के लिए ना केवल। भाई 14 एलिमेंट कहां आ रहे हैं? मैंने अभी आपको दिखाए, तो देखो ये आपका है 6 पीरियड, और 6 पीरियड में ये लैंथेनाइड, तो लैंथेनाइड बीच में, लैंथेनाइड किसके केस में? थैलियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आ रहे हैं। क्या आप ये बोलोगे इंडियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं, किसके बीच में? थैलियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आ रहे हैं, और इसी वजह से इसकी स्क्रीनिंग हो गई पुअर। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे NS2 के, NS के इलेक्ट्रॉन, उनको निकालना होगा, मतलब डिफिकल्ट। इसी वजह से थैलियम केवल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहाँ पर? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पाए कि नहीं? प्लस ये आपका ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पाए? ऐसे ही यहां देखना अब आप नीचे, तो केवल ये 6 पीरियड आपका ये है ना, 6 पीरियड, तो 6 पीरियड के लिए वैलिड है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि 5th पीरियड में ये लगा दो। तो देखो बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, जबकि थैलियम +1। समझ पाए? नीचे आने पर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता जाता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती जाती है। नीचे आने पर आपका, इसी वजह से थैलियम में चूंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो इसमें आपका होगा क्या? इसमें होगा क्या? आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। समझ पाए? ऐसे देखो यहाँ, ये आपका 6 पीरियड का, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, +4 से +2, या ऐसी बिस्मथ के केस में +5 से +3, बिकॉज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। समझ पाए कि नहीं? अब देखना यहां पर, देखना लिखा हुआ है द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज कर रही है बिकॉज जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। समझ पाए? यह सिंपल सी बात है। उसके बाद लिखा डाउन द ग्रुप एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट डिक्रीज बाय द 2 यूनिट। तो इसी वजह से लोअर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी यूनिट डिक्रीज कर जाएगी? 2 यूनिट। जैसे यहाँ पर +3 थी तो यहाँ पर +1 हो गई, 2 यूनिट डिक्रीज कर गई ना। यहाँ पर +4 तो यहाँ पर +2, 2 यूनिट यहाँ भी डिक्रीज करी। यहाँ +5, यहाँ +3, 2 यूनिट यहाँ पर भी डिक्रीज कर गई। ये 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से डिक्रीज करी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आता है, मैं सिखा चुका हूं। उसके बाद लिखा हुआ एज अ रिजल्ट, यहां और देख लें, ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप, अगर आप डाउन दी ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट शोइंग टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट टेंडेंसी शोइंग टेंडेंसी आपकी इंक्रीज करेगी। समझ पाए कि नहीं? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। देखो जेड इफेक्टिव मैंने यहां पर लिखा है इंक्रीज, जनरली इंक्रीज। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज नीचे आने पर इंक्रीज ही करेगा। समझ पाए? वो अदर फैक्टर है, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आप थोड़ी सी एक जनरल सी मैं बात यहां पर कर रहा हूं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या रीजन था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यही बात लिखी हुई है कि जैसे ही आप लोअर आओगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करेगी। समझ पाए? तो लिखा हुआ स्टेट इंक्रीज एंड देयरफॉर
मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप डाउन आएंगे, किसी भी ग्रुप में डाउन आएंगे, नीचे आएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। भाई तभी तो ये +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम ये +3 में ज्यादा स्टेबल है, जबकि थैलियम आपका +1 में ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए? अब बढ़ते हैं हम आगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका इंक्रीज करेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट टेंडेंसी जो आपकी शोइंग टेंडेंसी वो भी इंक्रीज करेगी। समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हायर एलिमेंट। हायर एलिमेंट का मतलब है जो ग्रुप में ऊपर रखे गए हैं, स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बोरोन की बात कर लें तो बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। अगर ये आपके हायर एलिमेंट है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये आपके हायर एलिमेंट है। तो अगर ये हायर एलिमेंट है तो किस में स्टेबल होंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लिखा हुआ है हायर एलिमेंट स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर एलिमेंट, जैसे आपका लोअर कौन बचता है? गैलियम के बाद में आप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जो इंडियम और थैलियम है आपके लोअर एलिमेंट्स हैं, तो ये किस में स्टेबल ज्यादा होंगे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहने का मतलब है कि नीचे आने पर आपके जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, तो फिर हो क्या रहा है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शोइंग टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये आप अच्छे से जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूं। तो फिर उसके बाद ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल एट लोअर एलिमेंट में क्या स्टेबल है? स्टेबल एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होता क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बोरोन फैमिली। अगर हम बोरोन फैमिली की स्टेबिलिटी की बात करें तो केस फर्स्ट, व्हेन बोरोन फैमिली शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है +3। तो आपको पता है कि हायर एलिमेंट, आपके जो हायर एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है बोरोन आपका हायर एलिमेंट है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो ये किस में ज्यादा स्टेबल होंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी आपकी डिक्रीज करेगी। हायर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने लगती है डाउन द ग्रुप जाने पर। इसका मतलब है कि हायर आपको जो +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 के केस में आपका जो बोरोन फैमिली है वो नीचे जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। समझ पाए? उसके बाद व्हेन बोरोन फैमिली शोइंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शोइंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। तो आप यहां देख लीजिए बोरोन से +1 के केस में बोरोन +1 से ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +1 से ज्यादा स्टेबल गैलियम +1, और सबसे ज्यादा स्टेबल +1 के केस में थैलियम +1। अगर +3 में, तो आप कह सकते हैं बताइए आपका जो थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है कि +3 में ज्यादा स्टेबल है? +1 में ज्यादा स्टेबल है आपका थैलियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरोन +3 में ज्यादा स्टेबल है कि आपका बोरोन 1 में? भाई बोरोन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है बोरोन की +1 की तुलना में। एल्यूमिनियम की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखना लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फैमिली। अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा कार्बन का? भैया आपको पता है ना कार्बन के केस में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NH2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और Np2। तो बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है ना, तो कितनी है? 4। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी कार्बन के केस में? 4। समझ पाए? और हायर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपके हायर एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, और नीचे जाने पर हायर एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। उसके बाद ये मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी +2 के केस में तो आपके लोअर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए? तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2 यूनिट्स लेस।
आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम जाने पर, समझ पाए। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका लोअर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे। ये होता क्यों है? लोअर एलिमेंट आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं, बताओ Pb+4 और Pb+2 में ज्यादा स्टेबल आपका कौन है? Pb+2, समझ पाए। बिकॉज इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया ना, तो ये ज्यादा शो करेगा, ये क्या करना चाहेगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करना चाहेगा, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन है Pb के केस में वो आपके रिलीज नहीं होंगे आसानी से, आप उनको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, समझ पाए। तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np3, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? +5, समझ पाए। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +5, और आपको पता है कि जो आपके हायर एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो नीचे जाने पर स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, जबकि 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो नीचे जाने पर आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, समझ पाए। और अगर हायर एलिमेंट में क्या होगा? नीचे जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, जबकि हायर एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि आपकी अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। तो आप बोल सकते हैं कि बिस्मथ +5 में ज्यादा स्टेबल है कि +3 में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ के केस में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज जो बिस्मथ का NH2 इलेक्ट्रॉन है वो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से रिमूव हो नहीं पाएंगे आसानी से। इस वजह से बिस्मथ केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन, कौन से 3 इलेक्ट्रॉन? Np3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन ही केवल रिमूव कर पाएगा। इसी वजह से बिस्मथ आपका +3 में ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +5, समझ पाए कि नहीं ये बात? इसका रीजन आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखना। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे मुझे अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंडियम +3, गैलियम +3 और एल्यूमिनियम +3। आपको पता है ये बोरोन फैमिली है, तो अगर ये बोरोन फैमिली है तो मैं लिख सकता हूँ बोरोन फैमिली के मैंने सारे मेंबर लिख लिए। 1 मिनट देखना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यही तो है। तो बताइए +3 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो हायर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे। तो बताइए इन तीनों में सबसे हायर कौन है? सबसे हायर तो इन तीनों में इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब एल्यूमिनियम आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में। उसके बाद कौन आएगा? गैलियम, तो देन गैलियम आ गया, गैलियम, और सबसे लास्ट में इंडियम आ गया, इंडियम। अब देखो इसमें चेक करूं आप, ये भी तो क्या है, ये है तो बोरोन फैमिली लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो बताइए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके लोअर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, तो लोअर एलिमेंट इन तीनों में सबसे लोअर एलिमेंट कौन है? चेक कर लो, ये तो आपको याद ही होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। बोरोन आपका इंडियम, गैलियम, 3 एलिमेंट लिए गए ना, तो बताइए इन 3 एलिमेंट में लोअर कौन है? इंडियम। तो इंडियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, समझ पाए। उसके बाद किसका नंबर आएगा आपका? इंडियम के बाद कौन लोअर है? गैलियम, तो देन गैलियम। और इन तीनों में हायर एलिमेंट कौन है आपका? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इन द केस ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एल्यूमिनियम इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन द केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ पाए। ये हो क्यों रहा है सर? तो आपको ये पता है बेटा कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ पाए। उसके बाद देखिए आप 4th ग्रुप लिखा हुआ है, तो आप 4th ग्रुप लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही तो है। तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके लोअर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे, और इन तीनों में सबसे लोअर कौन है? आपका लेड है, तो लेड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर टिन, उसके बाद टिन, सबसे हायर कौन है? जर्मेनियम, इसका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा।
उसके बाद बताइए Pb+2 और Pb+4 में आप मुझे बताइए कि ये लोअर एलिमेंट है ना लेड Pb, तो आपका लोअर एलिमेंट किस में ज्यादा स्टेबल होगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Pb+2 में ज्यादा स्टेबल है कि +4 में ज्यादा स्टेबल है? +2 में ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये लोअर एलिमेंट है और लोअर एलिमेंट आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पाए? तो आपका Pb+2 ज्यादा स्टेबल है Pb+4 से। उसके बाद आपका ये फिफ्थ ग्रुप की फैमिली आ गई, आप लिख सकते हो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, और लास्ट में आपका बिस्मथ। ये देखना, यहां देखना, तो आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हायर एलिमेंट की केस में ज्यादा स्टेबल होती है। तो इन तीनों में सबसे हायर एलिमेंट, हायर का मतलब है जो सबसे, मतलब हायर का मतलब है जो ऊपर वाले एलिमेंट है। तो इन तीनों में हायर एलिमेंट कौन है आपका? चेक कर लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक सबसे हायर एलिमेंट है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल होगी। तो As+5 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में आपका Sb आएगा, Sb+5 उसके काम, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा आपका? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये +3, अगर +3 में लिखा होता, जैसे मैं यहां आपको लिख देता हूं +3, जैसे यहां लिखा होता अगर यही सेम केस, जैसे As+1 और लिखा होता Sb+3 लिख लें यहां पर +3 और Sb+3 और बिस्मथ आपका +3, अगर ये होता बताइए। तो अगर हम निकालना चाहें इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लोअर एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल अब कौन होगा? बिस्मथ, और बिस्मथ के बाद किसका नंबर आएगा? Sb3 और सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका? आर्सेनिक, As+3। समझ पाए? ये ऑर्डर आ जाएगा, समझ पाए कि नहीं? उसके बाद तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट का आप जो रीजन है वो समझ चुके होंगे, उसके एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दिए, सारे उसके एप्लीकेशन थे।